हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 4 सेशन है 23-27 मेजर 6 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और आप लोगों का एग्ज़ाम 9 मई से होने वाला है। तो हालांकि इसमें BSc पेपर का हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन इस सब्जेक्ट को नहीं दिया गया है, लेकिन इसको अपडेट कर दिया जाएगा। 9 मई से ही स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का एग्ज़ाम। तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडी को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 4 सेशन है 23-27 मेजर 6 हिस्ट्री का पार्ट 1। तो इसमें सिर्फ हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर की धार्मिक नीति रिलीजियस पॉलिसी का विश्लेषण कीजिए। अकबर की धार्मिक नीति भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रगतिशील मानी जाती है। वह एक उदार शासक था। अकबर एक उदार शासक था जिसने अपने विशाल साम्राज्य में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। अकबर वह राजा था जो विभिन्न धर्मों और संस्कृति के लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया था। इसकी धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य की एकता और स्थिरता स्थापित करना था। इसे जोड़ने का मतलब कि विभिन्न धर्मों को जोड़ने का एक मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य की एकता और स्थिरता स्थापित करना। सहिष्णुता की नीति, अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता अपनाई। उसने हिंदुओं, मुसलमानों, जैनों, ईसाइयों आदि के साथ समान व्यवहार किया। उसने धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने का कोशिश की। दूसरा है जजिया और तीर्थकर का उन्मूलन। अकबर ने 1564 में जजिया कर और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया, जिससे गैर मुस्लिम प्रजा को बड़ी राहत मिली। इससे हिंदू प्रजा में विश्वास बढ़ा। तीसरा है इबादत खाना का स्थापना। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना किया था, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच धार्मिक चर्चा होती थी। विभिन्न धर्मों के विद्वान वहां पर आकर चर्चा करते थे। इससे अकबर को विभिन्न धर्मों की गहरी समझ प्राप्त हुई। चौथा है दीन-ए-इलाही की स्थापना। 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था, दीन-ए-इलाही, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के अच्छे तत्वों को शामिल किया गया। हालांकि यह धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। यह ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका था। पांचवा है सुलह कुल की नीति। अकबर की धार्मिक नीति का आधार सुलह कुल था, जिसका अर्थ है सर्वधर्म स्वभाव। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना था। छठा है राजपुत्र नीति का प्रभाव। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें उच्च पद दिए, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। सातवां है धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने अपने प्रजा को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी। किसी पर भी धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला था। अकबर ने अपनी प्रजा को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। किसी पर प्रेशर नहीं था कि आप ये धर्म अपना लो। निष्कर्ष दिया गया है, अकबर की धार्मिक नीति उदार, व्यवहारिक और दूरदर्शी थी। उसने धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया। उसकी नीति ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक सद्भाव की नीति रखी, जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी वो क्या है? प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनसबदारी प्रणाली क्या थी? इसकी विशेषताएं और दोष बताइए। मनसबदारी प्रणाली क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या दोष है, वो बताना है। अकबर द्वारा स्थापित मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन और सेना की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। मनसब का अर्थ है पद या रैंक। मनसब का अर्थ क्या है? पद या रैंक। इस प्रणाली के तहत अधिकारियों मतलब कि मनसबदारों को एक निश्चित पद दिया जाता था।
मनसबदारों को एक निश्चित पद दिया जाता था जो उसकी सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को दर्शाता था। उन्हें एक क्या पद दिया जाता था, जो उनका क्या कार्य करना है, उन्हें इस प्रकार से उन्हें जिम्मेदारी दिया जाता था। अब दिया गया है मनसबदारी प्रणाली क्या थी। मनसबदारी प्रणाली में प्रत्येक अधिकारी को एक संख्या मतलब रैंक दी जाती थी जो उसकी स्थिति, वेतन और सैनिकों की संख्या को निर्धारित करती थी। यह प्रणाली प्रशासन और सेना दोनों को नियंत्रित करने का माध्यम थी। मनसबदारी प्रणाली क्या थी, तो यह एक पद रैंक थी जिसकी स्थिति मतलब कि किसी इंसान को वह रैंक दिया जाता था जिसके आधार पर उन्हें वेतन और उनकी संख्या निर्धारित की जाती थी। मनसबदारी प्रणाली की विशेषताएं। पहला है जात और सवार प्रणाली। हर मनसबदार को दो प्रकार के रैंक दिए जाते थे। पहला है जात, व्यक्तिगत पद और वेतन का निर्धारण किया जाता था जात में। और सवार क्या है, तो इसके अधीन घुड़सवार सैनिकों की संख्या, सवार के अधीन घुड़सवार सैनिकों की संख्या रखी जाती थी। दूसरा है केंद्रीकृत नियंत्रण। सभी मनसबदार सीधे सम्राट के अधीन होते हैं। इससे प्रशासन पर सम्राट का पूरा नियंत्रण बना रहता था। तीसरा है स्थानांतरण, ट्रांसफर। मनसबदारों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था जिससे वे किसी एक क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली ना बन सके। इनका स्थानांतरण भी किया जाता था जिससे वह एक ही क्षेत्र में शक्तिशाली ना बन सके। चौथा है नकद वेतन का जागीर। मनसबदारों को वेतन नकद या जागीर भूमि के रूप में दिया जाता था। मनसबदारों को या तो वेतन दिया जाता था या उनके बदले एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था जिनसे वह खेती करके अपना वेतन लेते थे। पांचवा है सेना का संगठन। इस प्रणाली के माध्यम से सेना को व्यवस्थित और नियंत्रित किया गया। प्रत्येक मनसबदार को निश्चित समय में सैनिक रखने होते थे। छठा है योग्यता पर आधारित नियुक्ति। मनसबदारी प्रणाली में योग्यता के आधार पर पद दिए जाते थे जिससे कुशल प्रशासन संभव हुआ। मनसबदारी प्रणाली के दोष। पहला है भ्रष्टाचार की संभावना। कई मनसबदार नकली सैनिक दिखाकर अधिक वेतन प्राप्त करते थे जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा मतलब कि कई मनसबदार ऐसे होते थे जो नकली सैनिक दिखाकर अधिक वेतन ले लेते थे जिससे भ्रष्टाचार बढ़ गया। जागीर प्रणाली की कमजोरी। जागीर में आय कम होने पर मनसबदार किसानों पर अधिक कर लगते थे। जागीर मतलब कि जो उन्हें जमीन दिया जाता था उनमें आय अगर उनमें कम होता था तो मनसबदार किसानों को अधिक कर लग जाते थे जिससे किसानों की स्थिति खराब हो जाती थी। तीसरा है स्थायी सेना का अभाव। मनसबदार अपनी अपनी सेना रखते थे जिससे एक स्थायी और एकीकृत सेना का अभाव रहा। चौथा है अत्यधिक खर्च। इस प्रणाली को बनाए रखने में बहुत अधिक खर्च होता था जिससे राज्य पर आर्थिक दबाव पड़ा। पांचवा है नियंत्रण में कठिनाई। बड़े साम्राज्य में सभी मनसबदारों को नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया। निष्कर्ष दिया गया है मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी व्यवस्था थी जिससे साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाया। हालांकि समय के साथ इसके दोष उभर कर सामने आए जिससे मुगल साम्राज्य की कमजोरी में योगदान दिया। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है धसाला सिस्टम। धसाला प्रणाली क्या है, इसका महत्व बताइए। अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए धसाला प्रणाली लागू की गई थी। अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए धसाला प्रणाली लागू की गई थी। इस व्यवस्था को विशेष रूप से राजा टोडरमल ने विकसित किया था। तो इस व्यवस्था को राजा टोडरमल ने व्यवस्थित किया धसाला प्रणाली को। धसाला का अर्थ होता है 10 वर्षों का औसत। धसाला का अर्थ क्या है? 10 वर्षों का औसत। धसाला प्रणाली क्या है? धसाला प्रणाली के अंतर्गत किसी क्षेत्र की फसलों की उपज और किसानों को पिछले 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था। इसी औसत के आधार पर किसानों से भूमि कर राजस्व निर्धारित किया जाता था। तो 10 वर्षों के औसत निकाला जाता था और उसी आधार पर किसानों से भूमि का कर राजस्व निर्धारित किया जाता था।
इस प्रणाली को जब्ती प्रणाली का हिस्सा माना जाता था। जब्ती प्रणाली का हिस्सा माना जाता था जिससे भूमि का माप, फसल का आकलन और निश्चित कर तय कर दी जाती थी। धसाला प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? पहला है 10 वर्षों का औसत। पिछले 10 वर्षों की उपज और कीमतों का औसत लेकर निर्धारित किया जाता था जिससे उतार चढ़ाव का असर कम होता था। दूसरा है भूमि का मापन। भूमि को बीघा में मापा जाता था। भूमि को किस में मापा जाता था? तो बीघा में। इसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। तीसरा है निश्चित कर दर। राजस्व को नकद में तय किया जाता था जिससे राज्य को स्थिर आय मिलती थी। चौथा है फसलों का वर्गीकरण। विभिन्न फसलों के अनुसार कर की दरें अलग अलग तय की जाती थी। पांचवा है किसानों के हितों का ध्यान। इस प्रणाली में किसानों पर अत्यधिक कर या बोझ कम करने का प्रयास किया गया। धसाला प्रणाली का महत्व। धसाला प्रणाली के क्या क्या महत्व है तो देखिए, तो पहला है स्थिर राजस्व व्यवस्था। इसमें क्या था? स्थिर राजस्व व्यवस्था। इस प्रणाली से राज्य को नियमित और निश्चित आय प्राप्त हुई जिससे प्रशासन मजबूत हुए। दूसरा क्या है? किसानों को राहत। औसत के आधार पर कर तय होने की प्रकृति, आपदाओं या खराब फसल के समय किसानों पर कम बोझ पड़ा। तीसरा है आर्थिक स्थिरता। राज्य और किसानों दोनों के लिए आर्थिक स्थिरता बनी रही। चौथा है प्रशासनिक सुधार। भूमि मापन और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था बेहतर हुई जिससे प्रशासन अधिक संगठित हुआ। पांचवा है दीर्घकालीन प्रभाव। यह प्रणाली बाद में शासकों के लिए एक आदर्श बनी और भारतीय भूमि राजस्व प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष दिया गया है धसाला प्रणाली एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था थी जिसने मुगल प्रशासन को मजबूत बनाया और किसानों के हितों की रक्षा की। यह अकबर की दूरदर्शिता और प्रशासनिक कुशलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ से आप सिर्फ हम क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है औरंगजेब की दक्कन नीति का विश्लेषण कीजिए। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में पढ़ लेना है, पूरा PDF दिया हुआ है और PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्न मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व नीति का विश्लेषण कीजिए। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व नीति का विश्लेषण करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है मुगल वास्तुकला का वर्णन करें। मुगल वास्तुकला क्या है और इसका व्यवस्थित वर्णन करना है। तो यहाँ पर कुछ 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये पार्ट 1 है और भी वीडियो आएगा हिस्ट्री मेजर 6 का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।